दोस्तों फैट लॉस सीरीज का ये पहला एपिसोड है। इस पूरी सीरीज में फैट लॉस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और टेक्निकलिटीज मैं डिटेल में समझाऊंगा, जिसको देखने के बाद आप खुद से अपना हेल्दी और सस्टेनेबल फैट लॉस प्लान कर सकते हैं। हेल्दी और सस्टेनेबल ये दो बहुत ही की टर्म्स हैं फैट लॉस के लिए। इस पूरी सीरीज में सारी इन्फॉर्मेशन होगी एविडेंस बेस्ड, जिसका मतलब है नो बीएस, एवरीथिंग विल बी बैक्ड बाय प्रॉपर सॉलिड रिसर्च। और साथ में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा स्टडीज के लिंक्स और उनके टाइटल्स, जिसको आप जाके खुद पढ़ सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको फैट लॉस की टेक्निकलिटीज और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन करूं, हमारे लिए दो बातें जानना जरूरी है जिसके बारे में हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये कि हमको फैट लॉस करना क्यों चाहिए, क्यों वेट लॉस जरूरी है, क्यों लीन होना, हेल्दी वेट रेंज में रहना जरूरी है। और दूसरी बात ये कि आपको कितना वेट लॉस करना चाहिए, 5 किलो 10 किलो, कितना वेट लूज करने के बाद आप फिट रह सकते हैं, आपके लिए एक हेल्दी वेट रेंज क्या है। तो फैट लॉस सीरीज के पहले एपिसोड को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आपको फैट लॉस क्यों करना चाहिए, आपके लिए फैट लॉस क्यों ज़रूरी है। दोस्तों जितने भी लोग ओबीज हैं उनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जिनको अपने ओबीज होने से, फैट होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उनको अपने मोटापे से कोई भी डिजीज़ या डिसेबिलिटी नहीं है, वो आराम से खा पी रहे हैं और उनको अपने मोटे दिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लोग अक्सर तरह तरह के आर्गुमेंट से ओबेसिटी को जस्टिफाई करते हैं, जैसे कि मैं खाते पीते घर का हूँ, या फिर मैं किसी मॉडल या बॉडी बिल्डर की तरह नहीं दिखना चाहता, जैसा दिखता हूँ वैसा ठीक हूँ, एक ही तो लाइफ मिली है, खाओ पियो और ऐश करो। या फिर इसके अलावा ऐसे लोगों के आसपास के जो लोग हैं वो भी अक्सर ओबीज होते हैं, फैट होते हैं, जिसकी वजह से फैट होना या ओबीज होना उन्हें नॉर्मल लगता है, क्योंकि जब आपने आसपास देखते हैं तो सारे के सारे लोग फैट हैं। ओबीज पॉपुलेशन के ज़्यादातर लोग ओबेसिटी और इससे रिलेटेड खतरों से अनजान होते हैं और उनके पास वेट लॉस के लिए कोई सॉलिड रीज़न नहीं होता। अगर उन्होंने कभी लाइफ में 1-2 बार वेट लॉस ट्राई भी किया है तो वो फेल हो गए हैं और उसके बाद उन्होंने गिव अप कर दिया, बिकॉज दे लैक पर्पस बिहाइंड इट। अगर आप किसी मुश्किल टास्क को अचीव करना चाहते हैं तो उसके पीछे एक सॉलिड पर्पस होना चाहिए, वरना चांसेस हैं कि आप फेल हो जाएंगे और गिव अप कर देंगे। इस वीडियो का एम है आपको ओबेसिटी से रिलेटेड खतरों से वाकिफ कराना और आपको आपके फैट लॉस के लिए एक सॉलिड पर्पस देना। दोस्तों दुनिया में ओबेसिटी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो ज़्यादातर लोग आपको ओबीज नज़र आएंगे। दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग ओबीज हो चुके हैं, हर 8 में से 1 इंसान ओबीज है और वर्ल्ड की 43% अडल्ट पॉपुलेशन ओवरवेट है। पहले ये माना जाता था कि ओबेसिटी सिर्फ हाई इनकम कंट्रीज का प्रॉब्लम है, कंट्रीज जैसे यूएस, चाइना, वहाँ पे ओबेसिटी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। बट अभी ये देखा गया है कि ओबेसिटी लो इनकम कंट्रीज जैसे इंडिया, यहाँ पे भी अलार्मिंग रेट के साथ आगे बढ़ रही है। 80 मिलियन पीपल इंडिया में ओबीज हो चुके हैं और हमारी 70% अर्बन पॉपुलेशन ओबीज है। WHO ने ओबेसिटी को ऐसे डिफाइन किया है कि ओबेसिटी इज अ कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक डिजीज डिफाइंड बाय एक्सेसिव फैट डिपॉजिट दैट कैन इम्पेयर हेल्थ। तो WHO ने इसको कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक डिजीज क्यों कहा है? दोस्तों ओबेसिटी से किडनी फेलियर, फैटी लिवर, कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ओबेसिटी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क बढ़ा देता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स जो होती हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से होती हैं। इनमें भी सबसे ज़्यादा डेथ होती है आर्टरी या ब्लड वेसल्स या फिर कैपिलरीज के ब्लॉकेज की वजह से, जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द हार्ट अटैक्स होते हैं और आजकल आप देखेंगे कि कितने यंग लोगों में, कितनी कम एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो ओबेसिटी आपके हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ा देता है, मतलब डायरेक्टली आपकी लॉन्जिविटी को रिड्यूस कर देता है, आपके लाइफ स्पैन को कम कर देता है। तभी आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी आपने बूढ़े लोग देखे होंगे, 80, 90 या उससे ऊपर के लोग, वो कभी मोटे नहीं होते। हमेशा आपने किसी अगर बूढ़े इंसान को देखा होगा जो 90 साल का है, वो हमेशा आपको लीन दिखेगा, क्योंकि अगर कोई ओबीज है तो वो इतने साल तक जिंदा नहीं रह सकता। ओबेसिटी डायरेक्टली आपकी लाइफ स्पैन, आपकी लॉन्जिविटी को कम कर देती है। दोस्तों ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेज। ओबेसिटी से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, PCOS, इन सब का खतरा बढ़ जाता है। इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया में जितने डायबिटिक लोग हैं उसमें से 1/4 यानी कि 1/4 से ज़्यादा 26% डायबिटिक पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं। 11.4% प्रेवलेंस है डायबिटीज़ का। और इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कि 15.3% पॉपुलेशन हमारी प्री डायबिटिक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्री डायबिटिक की भी हमारे देश में है। तो आने वाले टाइम में डायबिटीज़ और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है और हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डायबिटिक होने वाली है। ज़्यादातर यंग ओबीज पॉपुलेशन प्री डायबिटिक होती है और उनके ब्लड शुगर लेवल्स क्रॉनिकली हाई रहते हैं
और उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है, जो आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, खतरे की बात यह है कि इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अनडायग्नोज्ड। उनको पता नहीं होता है कि उनको प्री डायबिटीज़ है। उनको पता तब चलता है जब उन्हें डायबिटीज़ हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो इसको रिवर्स किया जा सकता है लाइफस्टाइल डाइट मॉडिफिकेशंस के साथ। अगर आप एक बार डायबिटिक हो गए तो सिर्फ आप उसको मैनेज कर सकते हैं, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एविडेंसेस हमें बताते हैं कि ओबीज लोगों में डिप्रेशन का रिस्क हाई होता है, उनका सेल्फ स्टीम लो होता है, लो टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से सेक्स लाइफ भी पुअर होती है। इसके अलावा उनका ब्रेन फंक्शन भी नेगेटिवली इफेक्ट होता है ओबेसिटी की वजह से, और साथ में ही उनकी इम्यूनिटी लो रहती है और उनमें हाई इन्फ्लेमेशन पाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द ओबीज पीपल हैव रिपोर्टेड पुअर स्लीप क्वालिटी। ज़्यादातर ओबीज लोगों में कोई ना कोई स्लीप से रिलेटेड डिसऑर्डर या इश्यूज पाए जाते हैं। इसके अलावा जो विमेन हैं उनमें पीसीओएस इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है ओबीज होने पे। इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं अगर वो ओबीज हैं तो उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप होने का, जो कि बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने का रिस्क बढ़ा देता है। इसके अलावा जो पेरेंट्स ओबीज होते हैं मोर लाइकली देयर चिल्ड्रंस आर मोर लाइकली टू बी ओबीज। उनके चिल्ड्रन में ओबेसिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो बच्चे ओबीज होते हैं वो अपनी अडल्ट लाइफ में लाइफस्टाइल डिजीजेस डेवलप करेंगे, इसका खतरा भी बढ़ जाता है। आउट ऑफ शेप होने की वजह से ओबीज लोगों के चांसेस विद ऑपोजिट जेंडर गोज डाउन, और इसके साथ साथ उन्हें हर दिन बॉडी शेमिंग का भी शिकार होना पड़ता है। हमारा समाज हर स्टेप पे उन्हें रिमाइंड कराता रहता है कि आप आउट ऑफ शेप हैं, और ये सारी चीज़ें मिलके उनकी मेंटल हेल्थ को और नेगेटिवली अफेक्ट करती है और धीरे धीरे उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती चली जाती है। दोस्तों, मोटापा या ओबेसिटी या आपकी लाइफ और हेल्थ के हर एस्पेक्ट को नेगेटिवली अफेक्ट करती है और ओबीज लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो जाती है। और ये जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई, दिस इज़ जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग, बट देयर इज़ अ गुड न्यूज़। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इनफ एविडेंसेस हैं ये बताने के लिए कि सिर्फ 5 to 10% वेट लॉस करने से ही आप तमाम चीज़ों जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसर, फैटी लीवर, पीसीओएस, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, इन सारी चीज़ों के रिस्क को आप कम कर सकते हैं सिर्फ 5 to 10% वेट लॉस करके। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक कि आपको कितना वेट लॉस करना चाहिए और आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या होना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो दोस्तों, ये है द अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज का बॉडी फैट कैटेगराइजेशन। इस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आपके लिए हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज क्या है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप इंटरनेट पे टाइप करते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं बॉडी फैट कैलकुलेशन, बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेशन, तो जो वेबसाइट खुल के आती है उनमें बॉडी फैट कैलकुलेशंस के नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे आपको ये चार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे है बॉडी फैट परसेंटेज विमेन और मेन में, और इस तरफ है कैटेगरीज। अगर हम एसेंशियल फैट की बात करें तो विमेन में 10 to 13% एसेंशियल बॉडी फैट होता है, और वहीं पे मेन में 2 to 5%। विमेन में एसेंशियल बॉडी फैट ज़्यादा होता है क्योंकि उनको ब्रेस्ट टिश्यूज मेंटेन करने के लिए, अच्छी हार्मोनल हेल्थ के लिए जो एसेंशियल फैट की रिक्वायरमेंट है वो मेन से कहीं ज़्यादा है। विमेन में एटलीस्ट 10 to 13% एसेंशियल बॉडी फैट होना चाहिए। वहीं पे मेन में सिर्फ 2 to 5% पे भी मेन में 2 to 5% एसेंशियल बॉडी फैट होता है। अगर आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज रिड्यूस करते करते मेन में 5% से नीचे जाते हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, और 2% के नीचे मेन कैन नॉट सर्वाइव। मतलब इतना बॉडी फैट परसेंटेज सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। वहीं पे विमेन में 13% से नीचे जाने पे आपको हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, 10 से नीचे जाएंगे तो सर्वाइवल मुश्किल है। अगर एथलीट्स की बात करें तो एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स जो कि compete करते हैं डिफरेंट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में, वो 14 से 20% विमेन में और मेन में 6 to 13% तक बॉडी वेट मेंटेन करते हैं वो लोग। इसके अलावा जो लोग फिटनेस में हैं, जो लोग काफ़ी अच्छी बॉडी है, जिनकी फिट रहते हैं, वो लोग विमेन में 21% से 24% और मेन में 14 to 17% तक बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करते हैं। 17% मेन में जैसे आप 17% से नीचे आना शुरू हो जाएंगे, आपके एब्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं अगर आपने उनको अच्छे से ट्रेन किया है तो। सिमिलरली विमेन में भी 24% से जैसे नीचे आते जाते हैं आपके एब्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं अराउंड 21% तक। तो ये फिटनेस कैटेगरी के लिए बॉडी फैट परसेंटेज की रेंज है। एवरेज लोगों की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा
अपने बॉडी को लेके कॉन्शियस नहीं है कि कैसे दिखना है, बट वो फिट रहते हैं, अच्छी डाइट और वर्कआउट रिजीम फॉलो करते हैं। वो लोग 25 से लेके 31% विमेन में और मेन में 18 to 24% तक उनका बॉडी फैट होता है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आप विमेन में 31% से ऊपर, मेन में 24% से ऊपर जाएंगे तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आने लगते हैं। और इसके बाद जो हमारी लास्ट कैटेगरी है जो कि है ओबीज, अगर आप विमेन में 32% से ऊपर हैं तो आप ओबीज कैटेगरी में आ जाते हैं। वहीं पे आप अगर मेन में 25% बॉडी फैट से ऊपर जाते हैं तो आप ओबीज कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद बॉडी फैट परसेंटेज की बहुत बड़ी रेंज है, लोग काफ़ी इससे ऊपर रहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आजकल ओबीज हो गई है। तो दोस्तों, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए और लीन रहने के लिए मेन में अगर आप इस रेंज में रहते हैं, मतलब अगर आप 14% से लेके 24% तक रहते हैं तो आप काफ़ी लीन और फिट रह सकते हैं। वहीं पे विमेन में आप अगर 21% से लेके 30% तक रहते हैं तो आप काफ़ी हेल्दी रह सकते हैं। इसके ऊपर जाना 32% और 25% के ऊपर जाना सही नहीं है, ज़्यादा क्रॉनिक ओबेसिटी इज़ नॉट गुड फॉर यू। इसके अलावा बहुत लो बॉडी फैट परसेंटेज पे भी जाना आपकी हेल्थ के लिए और आपकी डेली लाइफस्टाइल के लिए उतना अच्छा नहीं है, अगर आप एथलीट नहीं हैं तो ये जो बॉडी फैट परसेंटेज रेंज है ये काफ़ी हेल्दी रेंज है। अब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि आपको बॉडी फैट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। इसके इंटरनेट पे कई मेथड्स हैं, कौन सा मेथड सबसे एक्यूरेट है बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, मैं आगे के एपिसोड्स में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आई होप कि इस फैट लॉस सीरीज के पहले एपिसोड से आपको ओबेसिटी और उससे रिलेटेड खतरों के बारे में कुछ अवेयरनेस मिली होगी। आपको कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी डेंजरस प्रॉब्लम है और हमको इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब आगे के एपिसोड्स में हम इसकी टेक्निकलिटीज़ और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे डिटेल में साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ बात करेंगे कि कैसे हम अपनी इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, फिट, लीन और हेल्दी रह सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।